11 क्लासेज प्रयागराज में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि सितंबर का प्रैक्टिस शुरू हो गया है। जो सितंबर का प्रैक्टिस बैच है, देखा जाए वह आपका, देखिए, सितंबर का जो प्रैक्टिस बैच है केमिस्ट्री का, वह 50% आपके साथ मात्र 149 रुपए में अवेलेबल है आपको। क्योंकि अब क्लासेज जो चलेंगी ऐप पे चलेंगी। देखिए, सितंबर माह का प्रैक्टिस बैच का सेट जो है आपको 50% आपके साथ मात्र 149 रुपीज में मिल रहा है। तो जिन लोगों को परचेज करना है वह दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कॉल या फोन कॉल करके एडमिशन ले सकते हैं। जितना जल्दी हो ले लीजिए, क्योंकि 5 सितंबर के बाद आपका जो फीस होगी वह बढ़ जाएगी। इसलिए हम चाहते हैं कि 5 सितंबर के पहले पहले आप 149 रुपीज में परचेज कर लें। देखिए, इससे अच्छा ऑफर आपके लिए नहीं होगा कि 149 में 1 मंथ का आपका प्रैक्टिस। सर, पूरा सोल्यूशन क्या पूरे मंथ का है अंकित जी? पूरे महीने का, 1 महीने का सोल्यूशन सहित जो होगा वह आपका फीस मात्र 149 रुपीज है। 149 रुपीज में पूरे सितंबर का सोल्यूशन सहित पूरे सोल्यूशन सहित की फीस है आपकी। जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं, इस नंबर पर या हमारे नंबर, इस पर भी कॉल करके, अगर कोई दिक्कत हो नहीं लग रहा नंबर, इस नंबर पर भी कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। चाहे जिस पर लेना चाहें ले लीजिए जानकारी। चलिए, तो आज हम लोग, ये तो ऑफर की बात रही कि आप लोग ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर लीजिए। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का। कह रहा है कि फेरोसिन है। पहला क्वेश्चन, फेरोसिन है OS N2 N5 तो होता ही है। फेरोसिन आयरन का ही मेटल्स होता है। अंकित जी, क्लास ऐप पे ही मिलेगी। क्लास जो मिलेगी हमारी वह एप्लीकेशन पर ही मिलेगी। देखिए, फेरोसिन जो होता है वह हमारा होता है Fe N5 C6H5। तो हमारा बी ऑप्शन, फेरोसिन का जो स्ट्रक्चर होता है इस तरीके का होता है। ये हमारा जो फेरोसिन का स्ट्रक्चर होता है, देखिए, ये हमारा फेरोसिन का स्ट्रक्चर होता है। तो जो सही आंसर होगा वह हमारा 1 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। करा द सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट ऑफ Ag2CrO4 इन वाटर एट 298 केल्विन इज 3.2 इंटू 10⁻⁻11। करा कि Ag2Cr का विलेयता तापमान पर विलेयता गुणनफल कितना है? 3 इंटू Ksp का आपका मान दे रहा, Ksp का मान है 3.2 इंटू 10⁻⁻11। तो CrO4 आयन के संतृप्त घोल की सांद्रता क्या होगी? देखिए, आपसे सांद्रता जानना चाहता है, क्या होगी सांद्रता। देखिए, अगर सांद्रता की बात कर रहा है
तो सबसे पहले हम Ag2CrO4 को आयनाइजेशन कर देंगे 2Ag प्लस CrO4 डबल माइनस, अगर इसकी विलेयता यस हो, A2S हो जाएगा, तो KSP इक्वल टू क्या हो जाएगा, अरे 2S पावर 2 इंटू S, दिस इज इक्वल टू 4S क्यूब, या कह सकते हैं S क्यूब इज इक्वल टू KSP अपॉन 4। KSP का मान 3.2 इंटू 10 पावर माइनस 11 अपॉन 4.8, तो हमारा क्या हो जाएगा सिंपली, हमारा सिंपली क्या हो जाएगा, देखिए यस क्यूब इज इक्वल टू 0.8 इंटू 10 पावर माइनस 11, या कह सकते हैं यस इक्वल टू अंडर रूट 0 इंटू 10 पावर माइनस 11, ये सिंपली कितना हो, 1 पावर 2 इंटू 10 पावर माइनस 4 के बराबर। कोई ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन हमारा दिया गया है, तो ऑप्शन ए सही होगा। सुधीर फिजिक्स सर, ये अलग कोचिंग आपने डालेगा? हाँ, ये कोचिंग हमारी ही है, इसमें कोई शक नहीं, इसी चैनल पर हम पढ़ाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हम वैल्यू को निकाल लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखा जाए। एक इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा E तथा उसकी स्थितिज ऊर्जा E है, तो श्रोडिंगर तरंग समीकरण होगा, जरा बताइए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का मान क्या होगा। ये सारे सर आपका टॉपिक 22 क्या कर रहे हैं अंकित जी, जो कहना हो आप फोन से करके बात कर लीजिएगा हमसे। देखिए एक इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा तथा उसकी स्थितिज ऊर्जा U है, तो सही तरंग समीकरण क्या होगा। दीपक कह रहे हैं कि 3 का C ऑप्शन सही है, जरा देखा जाए। तरंग समीकरण जो होता है वह होता है डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल स्क्वायर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस यू इंटू साई इक्वल टू 0। यही हमारा श्रोडिंगर वेव समीकरण है। इसी को लोग ऐसे भी लिख देते हैं, लाप्लेसियन स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस यू इंटू साई इक्वल टू 0। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख देते हैं। साई स्क्वायर क्या होता है, आयाम बताता है। साई स्क्वायर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बताता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्टिनाइड की में ऑक्सीकरण अवस्था का पारस अधिक होने का, रेंज अधिक होने का कारण है। देखिए लेंथेनाइड में जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं वह जनरली +3 होते हैं, एक्टिनाइड्स में भी होते हैं, लेकिन इनकी ऑक्सीकरण अवस्था जो होता है ज्यादा उच्च होती है। ऑक्सीकरण जो अवस्था होती है वह ज्यादा उच्च होती है, अर्थात इनकी ऑक्सीकरण अवस्था +1 +2 +3 +4 +5 इस तरीके से +7 तक होती है। इसका जो मेन कारण है एफ ब्लॉक के तत्वों का जो ऑक्सीकरण संख्या बढ़ने का, उसका कारण है 5D 5F है। ये क्या है, 5F 5D तथा 7S की समतुल्य ऊर्जा, इनकी क्या होती है
समतुल्य ऊर्जा, लगभग ऊर्जा क्या होती है हमारी, बराबर होती है। समतुल्य ऊर्जा होने के कारण से ये ज्यादा ऑक्सीडेशन अवस्था प्रदर्शित करते हैं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले समझ लीजिए एक्टिनाइड है, ये जो 4F है ये लेंथेनाइड में पाया जाता है। ये किसमें पाया जाता है, लेंथेनाइड का है। फाइव एफ 6D होना चाहिए इसे, ठीक। तो उसका कारण क्या है, सी ऑप्शन सही है। हम फिर से लिख दे रहे हैं पूरे को, सी वाला ऑप्शन 5F 6D तथा 7S की समतुल्य ऊर्जा, समतुल्य ऊर्जा के कारण से यह जो है ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कर रहे हैं अंकित जी, सर कुछ लोगों को धक्का लग जाएगा जो महंगे प्रैक्टिस बेच रहे हैं। अरे आप लोग जुड़िए, मिनिमम फीस, सबसे सस्ती फीस में मैं पढ़ा रहा हूं, आपको बढ़िया कंटेंट भी दे रहा हूं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़िए, मैं पढ़ाऊंगा, आप लोगों का सिलेक्शन मैं करवाऊंगा। चलिए, गैल्वेनीकृत लोहा होता है, आयरन के साथ गैलीनियम का मिश्रण, एक गैल्वेनोमीटर में प्रयुक्त आयरन होता है, आयरन के साथ जिंक की मिश्र धातु होती है, जिंक और आवृत मतलब कोटेड, उसकी जो पॉलिश की जाती है, जिसको हम लोग पॉलिश कहते हैं, जैसे किसी चीज पे पॉलिश की जाती है उसे कोटेड शब्द यूज किया जाता है, हिंदी में कहा जाता है। और जो आयरन होता है, देखिए आयरन पर क्या होता है, जंग से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जिंक की पॉलिश कर देते हैं, कोटेड कर देते हैं। देखा होगा जो हम लोग रेलिंग लगाते हैं, अगर रेलिंग पर कोई पेंट ना पॉलिश करे तो क्या होगा, धीरे धीरे जंग लग करके डिस्ट्रॉय हो जाता है। उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको जिंक कोटेड कर देते हैं, अर्थात जिंक की पॉलिश कर देते हैं। तो जो आयरन होता है वह ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, जिंक आवृत लोहा कोटेड, पॉलिश करना, उसका एक लेप लगाना होता है। क्लियर, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, जिंक कोटेड लोहा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। CH3 CO CH2 CH2 COO CH3 NOH, इसमें यक्स क्या है। चलिए अंकित जी, मैं प्रयास कर रहा हूं, कोई फिजिक्स का ठीक ठाक मिल जाए तो मैं जरूर बात करूंगा फिजिक्स के लिए, आपकी व्यवस्था मैं करने का प्रयास कर रहा हूं, तब तक आप केमिस्ट्री पढ़ते रहिए। चलिए भाई बताइए, कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए यह किस रिएक्शन के नाम से जानी जाती है, यह रिएक्शन हमारी इंट्रा एल्डाल है। कौन सी रिएक्शन है, इंट्रा एल्डाल कंडेंसेशन है। इधर देखिए, प्रोडक्ट लिखने का मैं आपको तरीका बता देता हूं। जब इसका OH माइनस देंगे तो क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, इसका CH2 माइनस निकल जाएगा।
अब देखिए जब CH2 माइनस निकलेगा तो ये कार्बोनिल के कार्बन पर अटैक करेगा तो ये ऊपर की तरफ बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो CH3 CO माइनस CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 ये जुड़ जाएगा। इसी को H प्लस दे दीजिए तो क्या बन जाएगा CH, यहीं पर क्या हो जाएगा H लग जाएगा, तो CH3 कोई भी ऑप्शन इसमें दिया नहीं है, आप सुधार कर लीजिए। इसका जो सही आंसर होगा जब इसको H प्लस देंगे, देखिए तो थोड़ा सा छापने में उसने मिसप्रिंट कर दिया। ये प्रोडक्ट बनेगा। सर जो आपने बच्चों की कुछ दर्द, अंकित जी नहीं, अंकित जी मैं समझ रहा हूं क्या स्थिति होती है, इसलिए हमने सबसे इतनी फीस रखा है कि स्टूडियो का खर्चा आ जाए बस। हमने तो फीस इतनी रखी कि स्टूडियो का खर्चा आ जाए बस, उससे ज्यादा नहीं। देखिए इसमें कोई एक प्रोडक्ट ये बनेगा, इसी को सुधार कर लीजिए, कौन सा हो जाएगा। एक्चुअल सेट करते समय ये इसी को OH कर लीजिए बस। ठीक है, तो बी ऑप्शन को आप करेक्ट कर लीजिए बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनकरेक्ट पूछ रहा है। पहला कह रहा है स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंक्रीजेज विथ डाइल्यूशन, equivalent conductance decreases with dilution, the conductance of all electrolytes increases with the temperature। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर इनकरेक्ट करा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंक्रीजेज विथ डाइल्यूशन। जरा देखिए आप सोचिए, जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस पर सीसी। नंबर ऑफ आयंस पर सीसी होता है, पर सीसी का अर्थ होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पर नंबर ऑफ आयंस पर सीसी। अब पर सीसी क्या होगा, डाइल्यूशन बढ़ाने पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो बढ़ता है, लेकिन नंबर ऑफ आयंस पर सीसी घटता है, तो अर्थात पहला स्टेटमेंट गलत है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस डिक्रीजेज विद डाइल्यूशन, द कंडक्टेंस ऑफ ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर। ये सही कह रहा है कि कंडक्टेंस जो होता है ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स इंक्रीजेज, कंडक्टेंस ऑफ ऑल इलेक्ट्रोलाइट, चाहे जो इलेक्ट्रोलाइट्स लिया जाए, अगर टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, नंबर ऑफ आयंस बढ़ने के कारण से हमारा क्या हो जाएगा कि कंडक्टेंस बढ़ेगा। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस डिक्रीजेज विद डाइल्यूशन, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस। तो डिग्री ऑफ
इक्विवेलेंट कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस बढ़ेगा तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ेगा। इसने क्या कह दिया, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन, तो अर्थात यह भी ऑप्शन हमारा गलत है। तो केवल थर्ड ऑप्शन सही है, तो 1 एंड 2 ऑप्शन अर्थात सी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। केवल इसमें गलत शब्द पूछा है, देखिए ध्यान रखिए, एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स, करेक्ट केवल थर्ड है, तो जिसमें जिसमें थर्ड होगा उनको हटा दीजिए, ए थर्ड ओ थर्ड बचा, 1 और 2 करेक्ट है, 2 और 3 हमारे क्या है, इनकरेक्ट है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन डाइबोरेन। बोरान इज अप्रॉक्सिमेटली sp3 hybridized, BHB angle 180. These are two terminal BH bonds for each boron atoms. There are only 12 bonding electrons are available. बताइए जरा ऑप्शन। बताइए भाई, ये डाइबोरेन है, देखिए दीपक कर रहे हैं 8 का डी सही होगा। पहला कर रहा है बोरान इज अप्रॉक्सिमेटली sp3 हाइब्रिडाइज, ये बोरान जो होता है यह जनरली sp3 हाइब्रिडाइज होता है। BHB ये बॉन्डिंग करा 180 डिग्री, 180 डिग्री का कोई होता ही नहीं है, अर्थात जिसमें ऑप्शन 2 होगा वह हमारा गलत है। देयर आर 2 टर्मिनल BH बॉन्ड्स फॉर ईच, देखिए एक टर्मिनल ए है, एक टर्मिनल ए है, 2 टर्मिनल BH बॉन्ड है, ये स्टेटमेंट सही है, ये भी सही है। देयर आर ओनली 12 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल, यहां से गिन लीजिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, अर्थात ये भी सही है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 3 एंड 4 आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग एसर्शन एंड रीजंस, ए तथा कारण पर विचार कीजिए। ऑल एल्डिहाइड अंडरगोज एल्डाल कंडेंसेशन, ए अल्फा हाइड्रोजन आर एल्डिहाइड्स आर एसिडिक। बताइए जरा इसका ऑप्शन। राजेश साहनी कह रहे हैं डी ऑप्शन होगा, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए, नहीं याद आ रहा, देखिए ऑल एल्डिहाइड अंडरगोज एल्डाल कंडेंसेशन गलत है। जैसे देखिए वही एल्डाल कंडेंसेशन देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, तो फॉर्मल्डिहाइड तो देगा नहीं क्योंकि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये तो ऑप्शन पूर्णतः गलत हो गया। सभी एल्डिहाइड के अल्फा हाइड्रोजन अम्लीय होते हैं, जब OH माइनस देते हैं CH3CHO देते हैं तो जो बनता है CH2 माइनस CHO,
यह रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज होता है, इस कारण से इसका यच अम्लीय होता है। अर्थात रीजन तो सही है लेकिन कथन गलत है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कारण है कि सभी एल्डिहाइड, ऑल एल्डिहाइड अंडरगोज एल्डाल कंडेंसेशन, ये कतई नहीं कि सभी एल्डिहाइड हमारे एल्डाल कंडेंसेशन देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए क्या होगा? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस मस्ट बी निगेटिव, डेल्टा एच माइनस टी एस मस्ट बी पॉजिटिव, डेल्टा एच मस्ट बी निगेटिव, डेल्टा एस मस्ट बी निगेटिव। दीजिए जरा आंसर तो। जल्दी से दीजिए आंसर। नहीं याद आ रहा? चलिए हम देखते हैं। देखिए, किसी भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी इज निगेटिव। डेल्टा जी क्या होना चाहिए? किसी भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी का मान सदैव ऋणात्मक होना चाहिए। तो डेल्टा जी इज निगेटिव, इस मीन्स अब डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। तो डेल्टा जी निगेटिव, इसमें इट मीन्स डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस इज लेस देन 0। अर्थात डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस दोनों का मान क्या होना चाहिए? हमारा निगेटिव होना चाहिए। अर्थात पहला ही ऑप्शन हमारा सही है कि डेल्टा एच माइनस डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा मस्ट बी निगेटिव। क्यों? क्योंकि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा जी के मान क्या होना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए। निगेटिव मीन्स 0 से छोटा होना। तो ये वैल्यू क्या होगी? ये 0 से छोटी होगी कब? जब डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस इज ग्रेटर देन। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिए गए हैं, उनके आधार पर आपको चयन करना है कौन किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिए गए हैं, उनके आधार पर आपको चयन करना है कौन किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। जल्दी से बता दीजिए आप सभी लोग। देखा जाए, जिसका याद है आप उसी का करिए। जिंक का कितना होता है? 30 इलेक्ट्रॉन। 30 का मतलब 4s2 3d10, अर्थात ए बी है। स्कैंडियम 21 होता है, वनेडियम 23 होता है। अब 21 का कौन सा होगा? ये तो 23 का 4 हो गया, ये 3d1 होगा, तो स्कैंडियम का ये हो जाएगा, गैलियम का हमारा यहां पर हो जाएगा। तो सही ऑप्शन क्या होगा? बी का 4th, सी का 2, अर्थात हमारा सी ऑप्शन क्या होगा? अरे गैलियम का छोड़ दीजिए। चलिए अच्छा, तो वनेडियम का, स्कैंडियम 21 है, 3 ठीक तो है, बी ही ऑप्शन सही होगा। जय जी,
11th का बी ऑप्शन सही होगा। अरे भाई जिंक का 3D10 4s2 होता है, स्कैडमियम 21 है, तो 20 एक 21 हो गया, और बचा वनेडियम 23 होता है, 1:2। ये ठीक है, सही है। तो बचा क्या, थर्ड फोर्थ, टू वन, ठीक है, बी ही ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड इलेवेटिंग रेट कांस्टेंट एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर। दो भिन्न तापमान पर अभिक्रिया का वेग का आकलन करना, रेट कांस्टेंट टू ऑफ एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स, नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। बताइए जरा इसका आंसर। देखिए, एक्टिवेशन एनर्जी डिटर्मिनेशन करने के लिए हमारे पास दो ही ऑप्शन है। आर्हीनियस इक्वेशन एक के बराबर है ए ई पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी होता है। अगर इसी को हम लिखें तो एन के टू अपॉन के वन इक्वल टू ई ए अपॉन आर टी टू माइनस टी वन अपॉन टी वन इंटू टी टू। दिस इक्वेशन नोन एज इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ आर्हीनियस इक्वेशन। तो क्या है, दो रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, रेट कांस्टेंट और दो डिफरेंट टेम्परेचर्स है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सी ऑप्शन के द्वारा हम लोग क्या निकाल सकते हैं, क्योंकि रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, दो रेट कांस्टेंट हैं, दो डिफरेंट टेम्परेचर्स हैं, K1 K2 नोन हो जाएगा, T1 T2 नोन हो जाएगा, R तो नोन ही होता है। एक्टिवेशन एनर्जी का मान हम गणना कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। असत्य कथन को चिन्हित करें। डाइबोरेन इज एन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल, निकिल कार्बोनिल इज पैरामैग्नेटिक कंपाउंड्स, जेनान टेट्राफ्लोराइड हैज स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, डाइबोरोन हैज 2BH3 सेंटर्ड ब्रिजिंग बॉन्ड्स। इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा ऑप्शन हमारा गलत है। देखिए, डाइबोरेन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स होता है, अर्थात यह लुईस एसिड होता है, लुईस अम्ल होता है। ये तो बात सही है, पहला स्टेटमेंट तो सही है कह रहा है, पहला स्टेटमेंट तो सही कह रहा है। निकिल कार्बोनिल NiCO4, दिस इज डाईमैग्नेटिक, यह हमारा डाईमैग्नेटिक होता है, अर्थात प्रतिचुंबकीय होता है। कैसे देखें, निकिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 18 3D8 4s0। जब कॉम्प्लेक्स बनाएगा NiCO4 का कितने इलेक्ट्रॉन है, देखिए 3D8 4s2 है, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10। क्यों, क्योंकि CO इज स्ट्रांग लिगेंड, प्रबल लिगेंड होने के कारण से यह क्या करे, पेयरिंग करेगा, कोई अनपेयर नहीं होगा, अर्थात यह हमारा पैराचुम मैग्नेटिक है, लेकिन एक्चुअल में क्या दे रहा है, डाईमैग्नेटिक शब्द यूज कर रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यह डाईमैग्नेटिक है, जबकि यह क्या कह रहा है, ये गलत कर,
जेनान टेट्राफ्लोराइड XeF4 की जो संरचना होती है स्क्वायर प्लेनर होती है। किसके कारण से? ड्यू टू लोन पेयर। लोन पेयर के कारण से इसकी संरचना जो होती है स्क्वायर प्लेनर होती है। डाइबोरेन में 3 सेंटर टू ब्रिजिंग बॉन्ड्स पाए जाते हैं। ये भी बात सही कर रहा है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डाइबोरेन वाला ऑप्शन क्या कर रहा है? गलत कह रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी ऊपर होने चाहिए। इफ n and r are respective the principal and azimuthal quantum number, the expression for calculating total number of electron in an energy levels। बताइए क्या होगा? जल्दी से बताइए। जो हमारा इलेक्ट्रॉन होगा वह किसके बराबर होता है? L-1 L इज इक्वल टू N-1 टू L+1 के बराबर होता है। और यह ऑप्शन हमारा कौन सा सही होता है? बी ऑप्शन सही होता है। हमेशा L का मान N-1 ही होता है, N-2 होता नहीं। L बराबर N नहीं होता है, L बराबर N+। ऐसे सोच लीजिए L का मान क्या होता है? N-1 के बराबर ही होता है। तो 0 से लेकर और L का मान कहाँ से होता है? 0 होता है। कहां तक होता है L का मान? मैक्सिमम मान N-1 तक होता है। तो सही आंसर क्या होगा? 0 और N-1 तक। निम्नलिखित में से कौन सा SI है? F4, SF4, BF4, BF3 है। XeF4। बताइए जल्दी से। कह रहा है कि विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड है परमानेंट डायपोल मोमेंट। देखिए SI टेट्राहेड्रल, म्यू इक्वल टू 0। दिस इज योर स्क्वायर प्लेनर, म्यू इक्वल टू 0। BF3 इज ट्राइगोनल, प्लेनर, this equal to mu equal to 0, mu equal to not 0 because due to lone pair and distorted geometry। डिस्टार्टेड शेप के कारण से इसका डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मैं फर्स्ट को सेकंड से सेलेक्ट करिए और करेक्ट आंसर को गिन के बताइए। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट ये नंबर 10 लैम्डा 1024 नॉर्मल के सोल्यूशन पर निकाला जाता है, तो इससे कोई मतलब नहीं है।
ये कॉम्प्लेक्स दिया गया है, ये उसके इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिए गए हैं। आपको आइडेंटिफाई करना है इनमें कौन सा किसका है। देखिए जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होता है, अभी आपसे हमने चर्चा किया था, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होता है, देखिए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस। जितना ज्यादा आयंस उतना ज्यादा कंडक्टेंस। देख लीजिए यहीं से, जितना ज्यादा आयंस होगा उतना ज्यादा कंडक्टेंस भी होगा। अब जरा देखें हम लोग, सबसे ज्यादा इसमें कितने आयंस मिलेंगे? 3, 1, 4 आयंस, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 5। अब जरा मैच करा लीजिए। दीपक कह रहे हैं कि 16 का डी ऑप्शन सही होगा। चलिए देखते हैं, सबसे ज्यादा आयन किसमें है? इसमें है, इसका सबसे ज्यादा, तो यही होगा। इसका कितना है? 4, इसके बाद 404 हो जाएगा, फिर 3 ये हो जाएगा, फिर ए। अब मिला लीजिए, ए का 3, देखिए बी का 2, सी का 1, डी का 4, 3, 2, 1, 4, अर्थात डी ऑप्शन हमारा सही है। हेलो, क्लियर हो गया? देखिए नंबर ऑफ आयंस ज्यादा तो उनके क्या होंगे? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी ज्यादा हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में किसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा? देखिए आपको बताना है कि डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा किसका होगा। जल्दी से बताइए सभी लोग। नहीं याद आ रहा? इधर देखिए, अगर दो बॉन्ड मोमेंट्स लगे हों तो डाइपोल मोमेंट म्यू इक्वल टू होता है अंडर रूट म्यू1 स्क्वायर प्लस म्यू2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स म्यू1 म्यू2 कास थीटा। ठीक, अगर यहां पर देखा जाए, इसके बीच बॉन्ड एंगल 60 डिग्री, इसके बीच बॉन्ड एंगल थीटा का मान 180 डिग्री, और इसके कास 120 डिग्री। और कास 60 का मान देखिए, कास 60 बराबर कितना होता है? और सॉरी, कास 30 होगा, 60 सॉरी 30, कास 30 बराबर √3/2। यहां पर √3/2 वैल्यू आ रही है, और कास 60 जो होता है, तो सबसे ज्यादा इसी के 3/2 वैल्यू आती है, तो यही का सबसे ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां से देखिए म्यू1 म्यू2 कास थीटा की वैल्यू जो दिया गया है, यहां पर एक क्या होगा, ये वैल्यू जितना ज्यादा आ जाएगी उतना वैल्यू हमारा ज्यादा हो जाएगा। इसके इसके द्वारा हम डाइपोल मोमेंट का कैलकुलेशन करते हैं।
18 को कह रहा है कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं, इनके कॉम्प्लेक्स को आप मैच करवाना है, कौन किसके साथ मैच कर रहा है। अगर हम मैचिंग की बात करें तो देखा जाए इस पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 sp3 शेप होने के कारण से इसका जो शेप होगा प्रबल लिगेंड है, स्ट्रांग लिगेंड है, इसलिए sp3 होगा। शेप हमारा टेट्राहेड्रल ही होगा। शेप हमारा कौन सा होगा? टेट्राहेड्रल होगा। अब टेट्राहेड्रल होना है तो हमारे देखिए ये ऑप्शन गलत सिद्ध हो गया, ये गलत हो गया। अब जिंक क्लोराइड है, इधर देखिए इसका अगर देखा जाए यह वीक लिगेंड फील्ड है तो इस पर कोई वो तो है नहीं, ये हमारा स्क्वायर प्लेनर में चला जाएगा। किसमें चला जाएगा? स्क्वायर प्लेनर होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का स्क्वायर प्लेनर होता है या तो टेट्राहेड्रल होता है। इसका कितना दिया गया है? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और 6 का होगा स्क्वायर पिरामिडल, और इसका हो जाएगा क्या? इसका स्क्वायर पिरामिडल, इसका हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सर सर ए का स्क्वायर प्लेनर होगा। 1 मिनट जरा रुकिए तो। यन देखते हैं जरा तो। यन आई है 18, वीक लिगेंड होगा, इसके ऑप्शन ही गलत दिए गए हैं। देखिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, ये तो सिंपली बात है ऑक्टाहेड्रल ही होगा। निकिल साइनाइड कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर होगा NiCN4 2- का स्ट्रक्चर होगा। ए का स्क्वायर प्लेनर होगा, सी NiCN4 2- का स्ट्रक्चर अगर इसका देखा जाए तो Ni है,
NiCN4 2- स्ट्रांग लिगेंड होगा तो 2 3D8 4DsP2, ये तो स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। ठीक, ये तो स्क्वायर प्लेनर हो गया। ए का थर्ड कहीं दिया गया है? दिए नहीं गया है, हैं? ZnCl4 2- का टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। देखिए इसका क्लियर हो गया। इन दोनों का ये स्ट्रक्चर होना चाहिए। कोई ऑप्शन दिया ही नहीं गया है इसमें। CuNO2 का होल 6 4- का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? चलिए देख लीजिएगा इसको थोड़ा सा। C और D का ऑक्टाहेड्रल, बाकी का D का टेट्राहेड्रल। C और D का तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। देखिए 6 कोऑर्डिनेशन नंबर का है, तो इसलिए ये सभी क्या होंगे? ऑक्टा ही होंगे। तो ऑप्शन गलत दिया गया है, छोड़ दीजिए, इसको मैच करा लीजिएगा अपना। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में कौन सा पेयर, देखिए मोनोमर ऑफ डेक्रान इज, डेक्रान का मोनोमर क्या है? पहला है थाइलिक एसिड एंड एथिलीन ग्लाइकॉल, एडिपिक एसिड, हेक्सामेथिलीन ग्लाइकॉल, या तो नाइलॉन 6 का है। एक्रोनाइट्रिल एंड विनाइल एसीटेट, ये तो होता नहीं है। थाइलिक एसिड एंड एथिलीन ग्लाइकॉल, ये भी नहीं होता। टेट्राथाइलिक एसिड एंड एथिलीन ग्लाइकॉल, यही डी ऑप्शन हमारा सही होता है। डेक्रान का जो होता है मोनोमर होता है, तो सही ऑप्शन ये तो नाइलॉन 6 का है। एक्रोनाइट्रिल एंड विनाइल एसीटेट होगा नहीं। टेट्राथैलिक एसिड एंड एथिलीन ग्लाइकॉल होता है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? थैलिक एसिड एंड एथिलीन ग्लाइकॉल मोनोमर बनाएंगे नहीं, तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी। द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कायरल सेंटर्स इज गिवन कंपाउंड इज, देखिए इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, हम बता दे रहे हैं आपको। जो स्ट्रक्चर था, ये स्ट्रक्चर था CH3OH। एक मिनट जरा देखिए, देखते हैं तो स्ट्रक्चर इसका क्या होता है। इसमें मिसप्रिंट हो गई क्वेश्चन में, जरा हम आपको बता रहे हैं, एक मिनट।
हम बता रहे हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, उसका आर एस इजेड निकालना है। एक मिनट जरा वेट करिए जस्ट। तो बी आर है, ये एच है। आपको बताना है, देखिए इस कायरल कार्बन की, इस कायरल कार्बन ए टू और थ्री, ठीक। अब इसका हमको बताना है क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी। देखिए निकालने का तरीका हम बता दें। इस कायरल कार्बन के लिए नंबरिंग करेंगे। सबसे नंबर, देखिए यहां ऑक्सीजन है, यहां कार्बन है, यहां भी कार्बन है, यहां पर हाइड्रोजन है, उसको नंबरिंग 1 देंगे। जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का है। फिर इसके बाद यहां पर कार्बन है, यहां पे भी कार्बन है, लेकिन एक बी आर लगा है, इधर एच लगा है, तो नंबर 2 ए हो जाएगा, नंबर 3 ए हो जाएगा, नंबर 4 ए हो जाएगा। तो संरचना कैसे मिलेगी, देखिए 1 3 4 2। देखिए इसको घुमाइए, कैसा घूम रहा है, क्लॉकवाइज, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन यस होगी। अगर 4 नीचे ना हो तो जो कॉन्फ़िगरेशन मिलनी है उससे जस्ट अपोजिट मिलेगी। यहां कितना है, 4 है, 4 अगर नीचे होता तो यस आर बना रहा था, लेकिन 4 ना नीचे होने के कारण से क्लॉकवाइज घुमाने पर जो भी मिलेगा वह कॉन्फ़िगरेशन सदैव क्या होगा, जस्ट उल्टा होगा, आर के बजाय यस होगा। अब इन दोनों को नंबरिंग जरा कर लें। देखिए ये ईटी है, यहाँ कार्बन कार्बन, इधर ओ एच है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको नंबर 1 कर देंगे, इसे नंबर 4 हो जाएगा। अरे सॉरी, देखिए अब यहां नंबरिंग 1 किसको करेंगे, इस बी आर को करेंगे, तो बी आर हो जाएगा। दूसरा नंबर कार्बन है, यहां भी कार्बन है, इधर ओ एच लगा है, तो 2 नंबर ऊपर हो जाएगा, 4 नंबर यहां हो जाएगा, 3 नंबर यहां हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये भी कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज आर कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन अपोजिट होने के कारण से यस मिलेगा। तो सही कॉन्फ़िगरेशन 3s और 2s और 3s के बराबर होगा। देखिए जब भी कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है तो वह सदैव इस चीज को ध्यान रखा जाता है, 4 को एक्चुअली इसे इवन इंटरचेंज के द्वारा अगर लाएं हम, तो इन दोनों को, देखिए इन दोनों को इंटरचेंज करें, इन दोनों, और सॉरी इन दोनों को चेंज करें, तो 4 2 1 3। तो देखिए ये कैसे घूम रहा है, क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज, अर्थात यस कॉन्फ़िगरेशन, जो कि यहां पर हमने पहले लिखा कि अगर अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन हो तो सदैव यस ही मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कंसीडर द फॉलोइंग एल्कोहल 1 फेनिल 1 प्रोपेनॉल 3 फेनिल 1 प्रोपेनॉल 1 फेनिल 2 प्रोपेनॉल। The correct sequence of increasing order of reactivity in these alcohol are their reaction in HBr। आपको एल्कोहल की रिएक्टिविटी के बारे में पता करना है। जल्दी से बताइए। देखिए 1 फेनिल प्रोपेनॉल
ये हो गया 1 फेनिल प्रोपेनॉल। ये हो जाएगा 3 फेनिल 1 प्रोपेनॉल 1 फेनिल बताइए रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा। यहां से देखिए इसका कार्बोकटायन क्या बनेगा, ये कार्बोकटायन में इसका कार्बोकटायन ये बनेगा, इसका कार्बोकटायन ये बनेगा। करेक्ट सीक्वेंस इंक्रीजिंग ऑर्डर आप सबसे ज्यादा किसका होगा, तो देखा जाए सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन किसमें बन रहा है, पहले में। ये सबसे ज्यादा हमारा क्या होगा, रिएक्टिव होगा, अर्थात जिसमें 1 सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे कम 2 रिएक्टिव होगा, क्योंकि ये कार्बोकटायन बनेगा तो 2 अल्फा हाइड्रोजन बनेंगे, यहाँ 2 2 4 5 मिलेंगे, अर्थात इसका कार्बोकटायन सबसे मोर स्टेबल होगा, फिर लेस स्टेबल और सबसे लीस्ट स्टेबल। तो देखिए कार्बोकटायन उसी की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी जिसका इंटरमीडिएट कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल होगा, उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो ये जब OH यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा तो सबसे ज्यादा स्टेबल, क्योंकि यह बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस बनाएगा। ये रेजोनेंस नहीं बनाएगा, लेकिन ये इसके पास अल्फा हाइड्रोजन की संख्या, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 5, जबकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 2 रहेगी, यह ज्यादा स्टेबल होगा। तो सबसे 2 3 1 के बराबर हो जाएगा, तो सही आंसर 2 3 1 हो जाएगा। द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम तथा सिलिकॉन आर सच दैट। देखिए सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है। देखिए सबसे ज्यादा 22 का बी ऑप्शन कर रहे हैं, सबसे ज्यादा सिलिकॉन का होता है, फिर मैग्नीशियम हाफ फिल्ड के कारण से तथा फुल फिल होने के कारण से, फिर एल्युमिनियम, फिर सोडियम। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, सिलिकॉन का, फिर मैग्नीशियम का, एल्युमिनियम का, सोडियम का। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड क्लोरीन इज। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन। आपको बताना है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होगी। अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है, Cl की, फिर सल्फर की, फिर ऑक्सीजन की, और सबसे कम नाइट्रोजन की। क्यों, क्योंकि इधर बढ़ती है, ऊपर से नीचे क्या होती है, घटती है, लेकिन क्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है पूरे आवर्त सारणी में। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 23 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइकल रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ ए रिएक्शन प्रोसीडिंग वह साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। जो हमारा माइकल एडिशन है यह प्रोसीड करता है साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट में।
इन रिएक्शन इन्वॉल्विंग इंट्रामॉलिक्यूलर rearrangement under acid catalysis and electrophilic addition to olefinic bond in a transformation, a nucleophilic addition to alpha beta unsaturated, this is your alpha, this is your beta unsaturated condition under base catalysis. बेस कैटालिसिस के बीच में आपको कह रहा है कि अनसैचुरेटेड होगा वो देगा। क्या होगा जरा बताइए। तो जो हमारे कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं, देखिए कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं या हमारा अन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, जैसे कोई बेस दिया गया न्यूक्लियोफाइल, यह अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड यहां से इधर अटैक करेगा, इधर करेगा, ये ऊपर करता है, यह कहलाता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दिस इज रिएक्शन इज नोन एज माइकल एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड एंड देयर typical are correctly matched? Ziegler-Natta heterogeneous catalyst, tetraethylate anti-knocking agents, Wilkinson reagent homogeneous catalyst. In select the correct answer code in given below. इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा हमारा सही है। देखिए जिगलर-नाटा जो होता है या हमारा हेट्रोजीनियस कैटालिसिस होता है, टेट्राएथिलेट एंटी नॉकिंग एजेंट्स के लिए प्रयोग किया जाता है, ये भी सही करा। विल्किंसन से जो कैटालिस्ट हो जाता है या हमारा होमोजीनियस कैटालिस्ट होता है, अर्थात तीनों ऑप्शन जब सही है तो 1 2 3 तीनों सही माने जाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डाईमैग्नेटिक। हमने आपसे उस दिन चर्चा किया था कि कैसे तेजी से डाईमैग्नेटिक निकालते हैं। इसका देखिए सभी स्ट्रांग लिगेंड्स हैं, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना, +2, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2। ठीक, सभी प्रबल लिगेंड हैं। अब इसमें देखिए आयरन में 26 इलेक्ट्रॉन, कोबाल्ट में 27, क्रोमियम में 24, निकिल में 28। अब किसमें इवन, इसमें से 3 निकालोगे कितना हो जाएगा, 24 इलेक्ट्रॉन, इसमें से 2 निकालोगे 24 इलेक्ट्रॉन, इसमें से 3 निकालोगे 21 इलेक्ट्रॉन, इसमें से 2 निकालोगे तो 26 इलेक्ट्रॉन। इवन नंबर वाले जो जिसमें इवन है वह सभी हमारे जो होंगे पैरामैग्नेटिक, सॉरी डाईमैग्नेटिक होंगे, और जो ऑड नंबर है वह पैरामैग्नेटिक होगा, अर्थात 1 3 और 4 ये हमारे किसमें चले जाएंगे, या सभी चले जाएंगे डाईमैग्नेटिक हो जाएंगे। दिस इज योर डाईमैग्नेटिक। अगर स्ट्रांग लिगेंड है तो इवन नंबर अगर आ रहा है तो वह डाईमैग्नेटिक, अगर ऑड नंबर आ रहा है तो वह हमारा क्या हो जाएगा, अगर ऑड नंबर आ जाए तो पैरामैग्नेटिक, अन्यथा डाईमैग्नेटिक। दिस इज योर पैरामैग्नेटिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द गिवन हाइड्राइड्स आर सच दैट। नीचे दिए गए कुछ हाइड्राइड्स दिए गए हैं, इनमें आपको सही आंसर को आइडेंटिफाई करना है। जल्दी से बताइए।
देखिए सही आंसर की बात कर रहा है, तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी है? एफ की, फिर ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की, फास्फोरस की। इनके साथ जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा वह भी इसी क्रम में होगा, अर्थात डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मिथिल डाइबोरेन डज नॉट एग्जिस्ट? कौन सा ऐसा मिथिल डाइबोरेन है जो हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा? ये डाइबोरेन है, देखिए कौन सा ऐसा डाइबोरेन है जो एग्जिस्ट नहीं करेगा? देखिए B2 तो रहेगा और ये दो हाइड्रोजन रहना अनिवार्य है। जिसमें B2 और H2 कम से कम होंगे वही हमारा एग्जिस्ट करेगा। कम से कम दो ये ब्रिजिंग का हाइड्रोजन कभी भी मिथिलेशन नहीं होगा। तो देखा, इसमें 4 है तो 2 हो सकता है, इसमें 3 है तो 2 हो सकता है, इसमें 2 है तो हो सकता है। यही नहीं हो सकता क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन है, जबकि 2 हाइड्रोजन होना अनिवार्य होगा। क्यों अनिवार्य होगा? क्योंकि यही तो है कि यह हाइड्रोजन कभी भी मिथिल ग्रुप से क्या हो सकते हैं? रिप्लेस नहीं हो सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन? इनमें से कौन सा स्टेबल ऐसा है जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? देखिए स्टेबिलिटी चेक करने के लिए दो ऑप्शन हमारे पास है। पहला ऑप्शन होता है एंटी हो और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंटी हो और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो। बताइए जब, देखिए ये इसके ACH3 AC, देखिए ACH3 ACH3 एक दूसरे के एंटी हैं और इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ऐसा स्ट्रक्चर किसी में पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए यही हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, अर्थात सी ऑप्शन ज्यादा स्टेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सेलुलोज, बैकलाइट, फिनाल तथा फार्माल्डिहाइड, टेफ्लॉन, टेट्राफ्लोरो, नियोप्रीन, आइसोप्रीन। जल्दी से बताइए आंसर इसका। टेट्राफ्लोरो, इसका बताइए। इधर देखिए, सेलुलोज किसका होता है? बीटा ग्लूकोज। बीटा ग्लूकोज होता है तो अल्फा बीटा पाया जाता है, ये तो सही है। बैकलाइट क्या होता है? बैकलाइट तथा फिनाल, ये भी सही है।
टेट्राफ्लोरोएथिलीन को हम लोग टेफ्लॉन कहते हैं, ये भी सही है। नियोप्रिन, नियोप्रिन, आइसोप्रिन, नियोप्रिन जो होती है यह इसका मोनोमर नहीं है, ये चीज ध्यान रखिए। यह इसका मोनोमर नहीं बल्कि आइसोप्रिन का क्या है, हमारा आइसोप्रिन का जो है एक तरीके का आइसोमिर्जम नियोप्रिन शो करता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन जो है यह गलत दे रहा है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आज यही आपका खत्म हो रहा है। तो आप लोग नियोप्रिन और क्लोरोप्रिन को जानते हैं, वो उसका क्या है, मोनोमर नहीं है। उसने पूछा कौन सा मोनोमर नहीं होगा, उसकी चर्चा किया था, एक ही है, तो वही गलत है। देखिए आज यहीं पर आपका खत्म हो जा रहा है। कल से क्लासेज ऐप पर रहेंगी, कल क्लास आपके एप्लीकेशन पर ही रहेंगी। तो जिन लोगों को ज्वाइन करना है वह निश्चित रूप से एडमिशन ले लें कल, जिससे कि आप लोग क्लास छूटने ना पाए। देखिए जो हमारा टेस्ट सीरीज है, अभी तो केमिस्ट्री के टेस्ट सीरीज चल रही है, इसके बाद देखिए एक टीचर से बातचीत चल रही है, अगर वो पढ़ाने के लिए तैयार हो गए तो आपकी फिजिक्स के भी क्लासेस शुरू कर दी जाएगी। अभी तब तक आप फिजिक्स केमिस्ट्री अपना पढ़ते रहिए, और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप 8601781225 या इस नंबर किसी भी नंबर पर आप जो है जुड़ सकते हैं हमसे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है क्वेश्चन में तो इस नंबर पे पूछिए, अन्यथा इस नंबर पर बात करके आप ज्वाइन कर लीजिए। चलिए तो आज यहीं पर खत्म करते हैं, कल पुनः क्वेश्चनों के श्रृंखला के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सभी लोगों को भाई गुड नाइट, थैंक यू, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मुलाकात होगी। अभी देखिए फिनाल की क्लासेस चलेंगी, अभी फिनाल कल पढ़ाया जा रहा था, फिनाल को आगे कंटिन्यू किया जा रहा है। ठीक, ओके, थैंक यू, गुड नाइट।